Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Nain Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम 10th क्लास बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। स्टूडेंट्स, आज हम इसका फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स इसके फर्स्ट पार्ट को जो है वो कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को चैप्टर का इंट्रोडक्शन जो है ये बता देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आए हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन जो है इसको स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी के अंदर चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए दो मेन सिस्टम्स हैं। ठीक है, ये असल में दो ऑर्गन सिस्टम्स हैं और आपको पता है कि जो ऑर्गन सिस्टम होता है वो कई सारे ऑर्गन्स के आपस में मिलने से बनता है। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम देखा, वो भी एक ऑर्गन सिस्टम था। चैप्टर नंबर 2 के अंदर स्टूडेंट्स हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा, वो भी एक ऑर्गन सिस्टम था। इसी तरह स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी के अंदर दो ऑर्गन सिस्टम्स और हैं। एक को हम नाम देते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और एक को हम नाम देते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। ये दोनों जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं ये हमारी बॉडी के अंदर चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारी इस चैप्टर के अंदर जो ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है इसकी डिटेल्स जो हैं वो गिवन है। हम इस चैप्टर के अंदर ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की तमाम तफसीलात को कवर करेंगे, लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम जो है इसकी डिटेल्स हमारे इस चैप्टर के अंदर गिवन नहीं है। तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, इसका बुनियादी कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो दूंगा। जब इसके हवाले से मैं आपको एक दो पॉइंट्स बताऊंगा तो वहाँ पे मैं आपको इसका डिटेल कॉन्सेप्ट जो है वो भी समझा दूंगा। तो स्टूडेंट्स, आपने जो है वो अभी ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर फोकस करना है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ह्यूमन बॉडी के अंदर चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए दो मेन सिस्टम्स हैं। एक को ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, एक को हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम का जिक्र हमारे चैप्टर के अंदर जो है वो मौजूद नहीं है। स्टूडेंट्स, हमारे इस चैप्टर का नाम भी यही है, ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका मतलब ये है कि हमने इस चैप्टर के अंदर सिर्फ ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को कवर करना है। अब स्टूडेंट्स, जब आप ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि एक ऑर्गन सिस्टम है जो कि कई ऑर्गन्स पर मुश्तमिल होगा। तो स्टूडेंट्स, जो ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है इसके जो अहम कंपोनेंट्स हैं, इसके जो अहम हिस्से हैं वो तीन हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पे है ब्लड, खून। नंबर 2 पे है हार्ट, दिल। नंबर 3 पे है ब्लड वेसल्स, खून की नालियाँ। आप यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं, आपको सेंटर के अंदर हार्ट नज़र आ रहा है। दिल से स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको खून की नालियाँ नज़र आ रही हैं और इन खून की नालियों के अंदर जो है वो खून फ्लो करता है, खून बहता है। तो इन तमाम को मिलाकर हम ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का नाम देते हैं। ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के कितने कंपोनेंट्स हैं? 3 कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 ब्लड, नंबर 2 हार्ट और नंबर 3 ब्लड वेसल। तो स्टूडेंट्स, आपने इसको भी अच्छी तरह से याद रखना है। हमने इस चैप्टर के अंदर एक एक करके सबसे पहले इन तीनों कंपोनेंट्स को तफसील से कवर करना है। उसके बाद हम लास्ट पे जो है वो कुछ डिसऑर्डर्स को स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आए अब हम जो है वो सबसे पहले कंपोनेंट ब्लड को जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि हमने ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स और खून के जो अज्जा हैं, खून के जो हिस्से हैं, उसका हमने फर्स्ट पार्ट जो है वो कवर करना है। ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स जो है इसको हम दो लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे। एक आज का लेक्चर और इससे जो अगला लेक्चर होगा उसके अंदर जो है वो हम इसके सेकंड पार्ट को देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आए हम बाकायदा जो है वो ब्लड के डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन बताने से पहले स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज़ रिवाइज करवा दूं कि हमारी बॉडी के अंदर, बल्कि आप जितने भी एनिमल्स अगर ले लें, तमाम एनिमल्स की बॉडी के अंदर टिश्यूज़ की 4 टाइप्स होती हैं। एक को हम नाम देते हैं एपिथेलियल टिश्यू, एक को हम नाम देते हैं नर्वस टिश्यू, एक को हम नाम देते हैं मसल टिश्यू और एक को हम नाम देते हैं कनेक्टिव टिश्यू का। तो आपने ये बात याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है कि एनिमल्स के अंदर टिश्यूज़ की 4 टाइप्स हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो आपको जो चारों नाम जो है वो अच्छी तरह से आने चाहिए। अब स्टूडेंट्स, ये जो ब्लड है ये असल में कनेक्टिव टिश्यू की एक टाइप है, कनेक्टिव टिश्यू की एक किस्म है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो कि आपसे पूछा जाता है कि ब्लड कौन से टिश्यू की टाइप है, तो आपने बताना है कि ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो स्टूडेंट्स, ये इसकी डेफिनेशन भी है कि जो ब्लड है वो कनेक्टिव टिश्यू की एक किस्म है। अब स्टूडेंट्स, ये जो कनेक्टिव टिश्यू है इसका अपना बाकायदा एक स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर जो है वो क्या मौजूद होती है, सेल्स मौजूद होते हैं। आपको पता है कि टिश्यू बनता ही कब है? जब काफ़ी सारे सेल्स जो हैं वो आपस में इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं, तो उससे जो है वो टिश्यू बनता है। तो स्टूडेंट्स, जो ब्लड है इस ये कनेक्टिव टिश्यू है, इसके अंदर कई सारे सेल्स जो है वो मौजूद होते हैं। वो कौन कौन से सेल्स हैं स्टूडेंट्स, उसको भी जो है वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम ब्लड के फंक्शंस को देख लेते हैं कि जो ब्लड है ये हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म करता है, कौन कौन से अहम काम जो है वो करता है।
तो स्टूडेंट सबसे पहले आपकी बुक के अंदर जो है वो लिखा हुआ है, इट्स मेन फंक्शन, इसका जो सबसे अहम काम है इज टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स, चीज़ों को मुंतकिल करना है थ्रू द बॉडी, जिस्म में। खून जो है वो सारे जिस्म के अंदर गर्दिश करता है, सारे जिस्म के अंदर फ्लो करता है। तो जब वो सारे जिस्म के अंदर फ्लो करता है तो उसका जो सबसे अहम काम है वो ट्रांसपोर्ट है, मटेरियल्स की, चीज़ों को मुंतकिल करना है। अब वो किन किन चीज़ों को मुंतकिल करता है स्टूडेंट्स, अभी आपकी बुक के अंदर ये लाइन लिखी हुई है, आप लोग इसको काट सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। वो कहते हैं कि इट्स कैरियस, ये लेके जाता है इंपॉर्टेंट मटेरियल्स, अहम चीज़ों को, टू वेयर, वहाँ पर दे आर नीडेड, जहाँ पे उनकी ज़रूरत होती है। जो खून है ये अहम चीज़ों को उस जगह पे लेके जाता है जहाँ पे उनकी ज़रूरत होती है। आगे वो मिसाल से साबित करते हैं। वो कहता है फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, अब फॉर एग्जाम्पल की हेडिंग तो नहीं दी हुई, लेकिन आपने इसको समझना है कि कौन कौन सी चीज़ों को वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। सबसे पहले ये ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन को, कहाँ से? लंग्स से, ठीक है। लंग्स से ऑक्सीजन को लेता है और तमाम बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स ब्लड क्या करता है? बॉडी के सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो वापस लेके आता है, कहाँ पे? लंग्स के पास, ताकि उसको बाहर निकाला जा सके। तो स्टूडेंट्स अगर आपको गैसियस एक्सचेंज याद हो, जो हमने इससे पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा था, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि किस तरह से जो एल्वेलाई में मौजूद एयर है वहाँ से ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आती है और ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वेलाई के अंदर दाखिल होती है। तो स्टूडेंट्स ये असल में गैसियस एक्सचेंज की बात हो रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या करता है स्टूडेंट्स, ब्लड जो है ये लंग से किसको लेता है? ऑक्सीजन को लेता है और किसको दे देता है? बॉडी के सेल्स को दे देता है। जितने भी बॉडी के सेल्स उनको ऑक्सीजन दे देता है। अब स्टूडेंट्स बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन क्यों चाहिए होती है? सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए, ताकि तमाम बॉडी के सेल्स जो हैं वो ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़कर उससे एनर्जी जो है वो हासिल कर सकें। और आपको पता है कि सेलुलर रेस्पिरेशन जब होती है तो उसमें ग्लूकोज जो है जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। तो स्टूडेंट्स अब वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक वेस्ट मटीरियल है, एक वेस्ट प्रोडक्ट है। उस कार्बन डाइऑक्साइड को ये ब्लड क्या करता है? बॉडी के टिश्यूज से, जो बॉडी के सेल्स हैं वहां से लेके आता है, ठीक है। तो ये कैरी करता है कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के सेल से और कहाँ पे लेके आता है? लंग्स के पास लेके आता है, ठीक है। और लंग्स के पास क्यों लेके आता है? ताकि लंग्स के जरिए उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जा सके। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको ये फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा कि किस तरह ये ऑक्सीजन को लंग्स से लेता है और तमाम बॉडी के सेल्स को मुंतकिल करता है, और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के सेल्स से लेता है और लंग्स तक जो है वो लेके आता है ताकि उसको बॉडी से बाहर निकाला जा सके। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो ब्लड है वो डिलीवर करता है, वो चीज़ों को जो है वो मुंतकिल करता है। कौन कौन सी चीज़ों को? ब्लड जो है ये न्यूट्रिएंट्स को जो है वो डिलीवर करता है, कहाँ से? डाइजेस्टिव सिस्टम से टू द सेल्स। अब स्टूडेंट्स ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या हैं स्टूडेंट्स? ये हमने 9th क्लास के अंदर भी देखे थे। न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो असल में ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारी बॉडी की एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और मेंटेनेंस के लिए लाजमी होते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी पढ़ाई थी। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? न्यूट्रिएंट्स जो हैं, न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंसेस दैट आर एसेंशियल फॉर एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। स्टूडेंट्स यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स से मुराद क्या है? यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स से मुराद है अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं, ग्लूकोज हो सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो है वो फैटी एसिड्स या ग्लाइसरोल हो सकता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स वाटर हो सकता है। यहाँ पे सॉल्ट्स हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, ये न्यूट्रिएंट्स हैं। तो ये क्या करता है स्टूडेंट्स? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करके ब्लड जो है वो सारी बॉडी के सेल्स तक उन्हें क्या करता है? डिलीवर करता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो ब्लड है वो डिलीवर करता है किसको? न्यूट्रिएंट्स को। कहाँ से? डाइजेस्टिव सिस्टम से टू द बॉडी सेल्स। उसके बाद स्टूडेंट्स दूसरा काम ये क्या करता है? ये हार्मोन्स को जो है वो डिलीवर करता है। कहाँ से? फ्रॉम ग्लैंड्स, ग्लैंड से टू द टारगेट ऑर्गन्स। अब स्टूडेंट्स हार्मोन्स क्या होते हैं, इसके डिटेल्स जो हैं वो हम चैप्टर नंबर 5 के अंदर जो है वो कवर करेंगे, ठीक है। हार्मोन्स आप ये समझेंगे असल में हमारी बॉडी के अंदर पैगाम को ले जाने वाले केमिकल्स होते हैं जो कि खास ऑर्गन से रिलीज होते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स जिस ऑर्गन से ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं ना, उस ऑर्गन को हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। मैं फिर बता रहा हूँ, इसकी डिटेल जो है वो हम चैप्टर नंबर 5 के अंदर जो है वो देखेंगे। ग्लैंड क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं। तो अभी सिर्फ आपने याद रखना है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं इनसे कुछ केमिकल्स निकलते हैं जिनको हम हार्मोन्स कहते हैं, और वो जो हार्मोन्स हैं उनकी एक मखसूस जगह होती है जहाँ पे जाके उन्होंने अपने आप को अटैच करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब उन हार्मोन्स को ग्लैंड से जो है, ग्लैंड से जहाँ पे वो रिलीज होते हैं वहां से उनकी मखसूस जो जुड़ने वाली जगह है वहां तक कौन लेके जाता है स्टूडेंट्स? वहां तक ब्लड लेके जाता है, ठीक है। तो ब्लड जो है स्टूडेंट्स ये क्या करता है? ये डिलीवर करता है किसको? हार्मोन्स को। कहाँ से? ग्लैंड से। ग्लैंड से ये जो है वो खारिज होते हैं और कहाँ पे लेके जाते हैं? टारगेट ऑर्गन्स। उनके वो अब देखें, हर हार्मोन जो है उसका एक स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन हो सकता है।
मिसाल के तौर पे यहाँ पे स्टूडेंट्स एक ये ग्लैंड आपको नज़र आ रहा है, इस ग्लैंड से एक हार्मोन निकला, इसका टारगेट ऑर्गन जो है वो दिल है। इसके अलावा कोई टारगेट ऑर्गन जो है वो हमारा लिवर हो सकता है, किसी हार्मोन का टारगेट ऑर्गन जो है वो पेनक्रियाज हो सकता है, किसी हार्मोन का टारगेट ऑर्गन स्टमक हो सकता है। तो इसी तरह टारगेट ऑर्गन हमारी बॉडी का कोई भी जो है वो ऑर्गन हो सकता है। तो हार्मोन्स जो हैं जो कि ग्लैंड से निकलते हैं, ठीक है, और अगर हम खास तौर पे ग्लैंड के लिए अगर मखसूस लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकलते हैं उनको टारगेट ऑर्गन्स तक ले जाने के लिए ब्लड जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद स्टूडेंट्स इसका जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो वेस्ट प्रोडक्ट्स है। ये सेल से वेस्ट प्रोडक्ट्स को लेता है और कहाँ पे लेके जाता है, किडनीज के पास लेके जाता है। क्यों? फॉर एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब होता है खारिज करना, फालतू मादों को जिस्म से बाहर निकालने का नाम जो है ये एक्सक्रीशन है। तो यहाँ पे देखें, आपको पता है कि जब स्टूडेंट सेल्स के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं तो इन केमिकल रिएक्शंस के नतीजा में कुछ फालतू मादे बनते हैं, कुछ वेस्ट मटेरियल्स बनते हैं। तो स्टूडेंट्स अब वो जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो बॉडी के लिए नुकसानदेह हैं। अगर वो बॉडी के अंदर ज़्यादा मिकदार के अंदर जमा हो जाएं तो बॉडी के लिए वो शदीद नुकसान का बाइस बन सकते हैं। तो उन नुकसानदेह मटेरियल्स को ब्लड क्या करता है, बॉडी सेल से लेता है और किडनीज के पास लेके जाता है। किसके पास लेके जाता है स्टूडेंट्स? किडनीज के पास लेके जाता है। किडनीज क्या करती हैं, ब्लड से उन नुकसानदेह केमिकल्स को जो है वो पेशाब के जरिए, यूरिन के जरिए जो है वो जिस्म से खारिज कर देती हैं। ठीक है, तो ये जो किडनीज हैं स्टूडेंट्स, ये यूरिन बनाती हैं, पेशाब बनाती हैं। अब ये कैसे बनाती हैं, इसको जो है वो हम चैप्टर नंबर 4 जो है, इससे अगला चैप्टर, वहाँ पे हम जो है उसको तफसील से देखेंगे। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको यहाँ पे ब्लड के फंक्शन समझ में आ गए होंगे। ब्लड का जो मेन फंक्शन है वो ट्रांसपोर्ट है मटेरियल्स की। ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है, ये स्टूडेंट्स न्यूट्रिएंट्स को डिलीवर करता है, हार्मोन्स को डिलीवर करता है, और ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को जो है वो डिलीवर करता है। ठीक है, अब कहाँ से कहाँ तक ये आपकी डिटेल्स जो है वो यहाँ पे मेंशन है, मैं आपको बता चुका हूँ। होपफुली आपको ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड भी हो गई होंगे। तो स्टूडेंट्स आगे जो है वो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। यहाँ पे देखिए, द अडल्ट ह्यूमन हैज अबाउट 5 लीटर्स ब्लड इन द बॉडी। तो ये आपने एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू याद रखना है कि एक जो बालिग शख्स है उसके जिस्म के अंदर कितना खून होता है, 5 लीटर के करीब जो है वो खून उसकी बॉडी के अंदर मौजूद होता है। तो आपने एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के तौर पर इसको याद रखना है। अब स्टूडेंट्स ब्लड जो है या फिर इसकी कंपोजिशन क्या है, कौन कौन सी चीजें जो है वो मिलकर ब्लड बनाती हैं, तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, ये आपको नजर आ रहा है, ये आपकी बुक के अंदर ही एक डायग्राम बनी हुई है। ये स्टूडेंट्स एक टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने फ्रेश ब्लड लिया है, कोई भी पेशेंट जो है, कोई भी मरीज है, आपने उसका खून जो है वो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया। अब स्टूडेंट्स इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जैसे ही आप ब्लड को डालेंगे तो कुछ वक्त के बाद आप देखेंगे कि जो ब्लड है, ठीक है, इसकी शेप जो है वो इस तरह से हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स होगा क्या, ब्लड के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो अपने आप को डेंसिटी के हिसाब से अलग अलग कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स ब्लड के अंदर जो है कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम ब्लड सेल्स कहते हैं। वो ब्लड सेल्स जो हैं वो वजनी होते हैं, तो वो इस टेस्ट ट्यूब के नीचे बैठ जाते हैं, जबकि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर वाटर, और वाटर के अंदर बाकी जो हलशुदा चीजें हैं वो उन ब्लड सेल्स के ऊपर जो है वो तैरती रहती हैं। तो स्टूडेंट्स नीचे जो आपको ये पोर्शन नजर आ रहा है, ये क्या है स्टूडेंट्स? इस पोर्शन को हम नाम देते हैं सेल्स का, और एंड सेल लाइक बॉडीज, और सेल की तरह के जो इज्साम है। अब सेल लाइक बॉडीज क्यों कहते हैं स्टूडेंट्स, इसको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊंगा। तो अभी आपने याद रखना है कि जो आपको नीचे वाला पोर्शन नजर आ रहा है इसे हम सेल्स एंड सेल लाइक बॉडीज का नाम देते हैं। ठीक है, किसका नाम देते हैं? सेल्स एंड सेल लाइक बॉडीज का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स ये जो आपको ऊपर पानी वाला पोर्शन नजर आ रहा है इसको हम प्लाज्मा कहते हैं। तो ब्लड का स्टूडेंट्स ये जो आपको नजर आ रहा है ना, फ्रेश ब्लड, इसका 45% हिस्सा जो है वो सेल्स एंड सेल लाइक बॉडीज पर मुश्तमिल होता है, जबकि 55% हिस्सा जो है वो प्लाज्मा पर मुश्तमिल होता है। तो ये आपने एमसीक्यू के तौर पर याद रखना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, अबाउट 55% ऑफ ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ अ फ्लूइड पोर्शन कार्ड प्लाज्मा। तकरीबन खून का 55% हिस्सा जो है वो एक फ्लूइड पोर्शन, पानी वाले एक हिस्से पर मुश्तमिल होता है जिसको हम प्लाज्मा का नाम देते हैं, जबकि बाकी का जो 45% खून है वो सेल्स या फिर सेल लाइक बॉडीज पर मुश्तमिल होता है। तो स्टूडेंट्स अब ये जो सेल्स और सेल लाइक बॉडीज हैं ये क्या हैं, यहाँ पे देखिए मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट्स अब हमारे ब्लड के अंदर 3 तरह के सेल्स होते हैं, ये बात मैं आपको 12 मरतबा 9th क्लास के अंदर भी बता चुका हूँ। एक को हम नाम देते हैं रेड ब्लड सेल्स, एक को हम नाम देते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, और एक को हम कहते हैं प्लेटलेट्स। अब यहाँ पे देखें, रेड ब्लड सेल्स के एंड पे भी सेल्स लिखा हुआ है, व्हाइट ब्लड सेल्स के एंड पे भी सेल्स लिखा हुआ है, प्लेटलेट्स के आगे सेल्स नहीं लिखा हुआ। स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या है, रेड ब्लड सेल्स जो है ये भी सेल्स होते हैं, ये भी सेल्स होते हैं। सेल क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको पता है सेल जो है उसके बाहर एक सेल मेम्ब्रेन होती है,
और उसके सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद होता है और उसके अंदर बाकी ऑर्गेनेल्स मौजूद होती हैं। लेकिन ये जो प्लेटलेट्स जो हैं जब आप इनको देखते हैं तो प्लेटलेट्स जो हैं स्टूडेंट्स इसके अंदर इसके बाहर सेल मेम्ब्रेन होती है लेकिन इसके अंदर कोई न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। इसी वजह से हम इसको सेल का नाम नहीं देते। ठीक है, प्लेटलेट्स के अंदर सेल नहीं न्यूक्लियस नहीं होता, इसी वजह से हम इसको सेल नहीं कहते, बल्कि हम कहते हैं ये सेल की तरह की दिखने वाली चीजें हैं जिसको हम इंग्लिश में सेल लाइक बॉडीज कहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए फ्रेश ब्लड जो है ये दो हिस्सों में टूट गया। अब ये वाला हिस्सा वजनी था, इसकी डेंसिटी ज्यादा थी, नीचे बैठ गया और पानी और उसके अंदर हलशुदा चीजें जो हैं इनकी जो डेंसिटी थी वो कम थी, तो ये पानी के ऊपर तैरने लग गई हैं। तो नीचे वाले हिस्से को हम सेल्स एंड सेल लाइक बॉडीज कहते हैं, ऊपर वाले हिस्से को हम प्लाज्मा का नाम देते हैं। प्लाज्मा ब्लड का 55% हिस्सा बनाता है, जबकि जो सेल्स एंड सेल लाइक बॉडीज हैं ये ब्लड का 45% हिस्सा बनाती हैं। तो स्टूडेंट्स सेल एंड सेल लाइक बॉडीज जो हैं ये तीन तरह की हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। प्लाज्मा जो है स्टूडेंट्स इसके अंदर वाटर है, इसके अंदर वाटर आता है, सबसे ज्यादा इसके अंदर वाटर होता है तकरीबन 91%। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपकी बुक के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है ये एवरेज लिखी हुई है, जबकि हम नीचे जो थ्योरी के अंदर वैल्यू पढ़ेंगे ना, ठीक है, उसमें एक रेंज बताई हुई है, यहाँ पे एक एवरेज वैल्यू निकाल के लिखी हुई है। तो आप लोगों ने इसको भी याद रखना है और नीचे की वैल्यू को भी याद रखना है। प्रोटीन्स कितनी होती है स्टूडेंट्स? 8% होती हैं। और बाकी जो बाकी चीजें हैं प्रोटीन्स के अलावा, वाटर के अलावा बाकी जितने भी चीजें हैं वो प्लाज्मा का 1% जो है वो हिस्सा ऑक्युपाई करती हैं। अब स्टूडेंट्स प्लाज्मा जो है आखिर है क्या, इसी प्लाज्मा का जो है वो आज के इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे, जबकि सेल्स एंड सेल लाइक बॉडीज जो है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर का जो हमारा मेन पार्ट होगा वो ब्लड प्लाज्मा है। तो स्टूडेंट्स ब्लड प्लाज्मा की सबसे पहले डेफिनेशन देखें। इट इज द लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड, हमारे खून का जो पानी वाला हिस्सा है उसको हम प्लाज्मा का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स प्लाज्मा की कंपोजिशन क्या है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। प्लाज्मा इज कंपोज्ड ऑफ, प्लाज्मा मुश्तमिल होता है 90 to 92% वाटर, 90 से 92% पानी पर मुश्तमिल होता है। 7 to 9% प्रोटीन, 7 से 9% इसके अंदर प्रोटीन्स होती हैं, जबकि 1% जो है वो दूसरी चीजें इसके अंदर मौजूद हो सकती हैं। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे उसने रेंज बताई हुई है 90 to 92%, 7 to 9% और 1% अदर सब्सटेंसेस। जबकि अगर जो है वो आप इस पिक्चर के अंदर देखें तो यहाँ पे उसने एवरेज वैल्यू लिखी हुई है। 90 to 92 की एवरेज वैल्यू 91 आ जाएगी, 7 to 9 की एवरेज वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने इसको याद रखना है। अगर आपको पेपर में रेंज गिवन होगी तो आपने रेंज को टिक करना है, अगर रेंज मौजूद नहीं है और कोई एवरेज वैल्यू गिवन है तो आप उसको जो है वो एज अ करेक्ट ऑप्शन टिक करेंगे। तो आपने इस चीज को जो है वो जहन में रखना है। आप लोगों ने इस बात में परेशानी का शिकार नहीं होना कि थ्योरी के अंदर वैल्यू और लिखी हुई है जबकि डायग्राम के अंदर और है। मैंने आपको बता दिया कि डायग्राम के अंदर इसी का जो है वो एवरेज निकाला हुआ है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये प्लाज्मा की जो है वो कंपोजिशन है 90 to 92% वाटर है, 7 to 9% प्रोटीन्स एंड 1% अदर सब्सटेंसेस। अब स्टूडेंट्स वाटर जो है आपको पता है बहुत सिंपल होता है, H2O जो है ये वाटर का फार्मूला है। अब ये बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, इसकी डिटेल्स हमारी बुक के अंदर नहीं है वाटर के हवाले से। अब प्रोटीन्स जो है यहाँ से चीजें स्टार्ट हो रही हैं। अब प्लाज्मा के अंदर स्टूडेंट्स प्रोटीन्स होती हैं। अब वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं जो कि प्लाज्मा के अंदर मौजूद होती हैं? तो स्टूडेंट्स 3 इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं जो कि प्लाज्मा के अंदर मौजूद होती हैं। एक को हम नाम देते हैं एंटीबॉडीज का, एक को हम नाम देते हैं फिब्रिनोजन का और एक को हम नाम देते हैं एल्ब्यूमिन का। ठीक है, तो 3 है, कौन कौन सी हैं? एंटीबॉडीज, फिब्रिनोजन और एल्ब्यूमिन। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एंटीबॉडीज, फिब्रिनोजन एंड एल्ब्यूमिन। एंटीबॉडीज, फिब्रिनोजन एंड एल्ब्यूमिन। अब स्टूडेंट्स एंटीबॉडीज क्या होती हैं? एंटीबॉडीज जो है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी देखेंगे। एंटीबॉडीज जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है आर इंपॉर्टेंट प्लाज्मा प्रोटीन्स, ये अहम प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं। इनका काम क्या होता है? एंटीबॉडीज जो हैं ये डिफेंड करती हैं। डिफेंड का मतलब ये है कि ये हमारी बॉडी की जो है वो हिफाजत करती हैं, जिस्म की हिफाजत करती हैं अगेंस्ट, खिलाफ पैथोजेंस। पैथोजेंस का मतलब होता है जरासीम फैलाने वाले जानदार। पैथोजेंस किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? जरासीम फैलाने वाले बीमारी फैलाने वाले जरासीम को जो है वो पैथोजेंस कहते हैं। तो एंटीबॉडीज जो हैं ये बीमारी फैलाने वाले जरासीम के खिलाफ हमारे जिस्म की हिफाजत करती हैं। तो आपने इसको जो है वो याद रखना है। एंटीबॉडीज जो हैं ये इंपॉर्टेंट प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं और ये बीमारी फैलाने वाले जरासीम के खिलाफ हमारे जिस्म की हिफाजत करती हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स फिब्रिनोजिन जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट प्लाज्मा प्रोटीन है। इसका जो काम है वो खून को जमाने का है, ये ब्लड क्लॉटिंग करवाती है। तो फिब्रिनोजिन इज आल्सो प्लाज्मा प्रोटीन, ये भी एक प्लाज्मा प्रोटीन है। इट इज रिस्पॉन्सिबल, ये जिम्मेदार है कि इसलिए ब्लड क्लॉटिंग के लिए, खून को जमाने के लिए। फिब्रिनोजिन जो है ये खून को जमाने का काम करती है। एंटीबॉडीज
जो जरासीम जो हैं जिन्होंने हमारे जिस्म में बीमारियां फैलानी है उनके खिलाफ हमारे जिस्म की हिफाजत करती है। और सबसे आखिर में एल्ब्यूमिन। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि एल्ब्यूमिन जो है ये प्लाज्मा के अंदर कसरत से सबसे ज्यादा पाए जाने वाली जो प्रोटीन है उसको हम क्या कहते हैं, एल्ब्यूमिन कहते हैं। तो एल्ब्यूमिन जो है स्टूडेंट्स ये भी एक इंपॉर्टेंट प्लाज्मा प्रोटीन है। उसका फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, ये ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जो एल्ब्यूमिन है ये भी प्लाज्मा प्रोटीन है। इसका फंक्शन क्या है, विच मेंटेन्स द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। तो स्टूडेंट्स अब ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ब्लड का, इससे क्या मुराद है स्टूडेंट्स, आए मैं आप लोगों को ऑस्मोटिक प्रेशर की जो है वो डेफिनेशन बताता हूँ। ऑस्मोटिक प्रेशर की छोटी सी डेफिनेशन ही आप लोगों ने बुक के ऊपर लिख लेनी है। ऑस्मोटिक प्रेशर हम कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है इज द वाटर अट्रैक्टिंग फोर्स, ये पानी को खींचने वाली कुव्वत है, प्रोड्यूस्ड पैदा होती है बट डिजॉल्व सोल्यूट्स, हलशुदा सोल्यूट्स के जरिए। सोल्यूट किसे कहते हैं, सोल्यूशन के अंदर वो चीज जो कि कम मिकदार के अंदर होती है उसे हम सोल्यूट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स हलशुदा सोल्यूट्स के जरिए जो पानी को खींचने वाली कुव्वत होती है उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। अब स्टूडेंट्स ये जो एल्ब्यूमिन है ना, एल्ब्यूमिन जो है ये एक ऐसी प्रोटीन है जो कि वाटर लवर होती है। ठीक है, पानी को लव करती है। अब स्टूडेंट्स इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि इसने ब्लड के अंदर ज्यादा से ज्यादा पानी को अपने साथ अटैच करके रखना है। स्टूडेंट्स इसी एल्ब्यूमिन की वजह से खून के अंदर जो पानी का सही प्रेशर है वो मेंटेन रहता है और पानी जो है वो बहुत कम मिकदार में खून की नालियों से बाहर निकलता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर एल्ब्यूमिन ना हो तो खून के अंदर से पानी जो है वो बाहर निकल जाए बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर। तो एल्ब्यूमिन जो है ये पानी को अपने साथ अटैच रखता है जिसकी वजह से जो ब्लड है उसके अंदर पानी का जो प्रेशर है वो मेंटेन रहते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो एल्ब्यूमिन है ये प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि खून के ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है। इसका मतलब ये कि खून के अंदर जो पानी को खींचने वाली कुव्वत है उसको ये क्या करके रखती है, मेंटेन करके रखती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें मैंने आपको बताया जो प्रोटीन्स हैं ये जो ब्लड प्लाज्मा है उसका 7 to 9% हिस्सा जो है वो बना सकती हैं। तीन इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं, एंटीबॉडीज, फिब्रिनोजिन और एल्ब्यूमिन। एंटीबॉडीज जो हैं ये इंपॉर्टेंट प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं स्टूडेंट्स, इनका काम ये है कि इन्होंने हमारी बॉडी को डिफेंड करना है पैथोजेंस के खिलाफ। फिब्रिनोजिन जो है इन्होंने ब्लड क्लॉटिंग करवानी है स्टूडेंट्स, जबकि एल्ब्यूमिन जो है इन्होंने हमारी बॉडी के ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको पैथोजेंस नजर आ रहे हैं। ये एंटीबॉडीज जो है इस पैथोजेंस के साथ अटैच होती हैं और इनको खत्म कर देती हैं। अगर हमारी बॉडी के अंदर यहाँ पे देखें कहीं पे जो है वो खून की नाली जो है वो कट जाती है तो स्टूडेंट्स वहां पे खून को जमाने का काम जो है वो कौन करते हैं, फिब्रिनोजिन करती है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स फिब्रिनोजिन जो है इसकी हेल्प प्लेटलेट्स भी करते हैं। कौन करते हैं, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है वो मैंने आपको बताए थे ना, प्लेटलेट्स जो हैं ये सेल्स नहीं होते बल्कि सेल लाइक बॉडीज होती हैं। इसकी डिटेल जो है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी बताऊंगा। और स्टूडेंट्स एल्ब्यूमिन देखेंगे क्या करती है, एल्ब्यूमिन जो है वो असल में एक ऐसी प्रोटीन है जो कि पानी के मॉलिक्यूल्स को अपने साथ अटैच करके रखती है। मैंने आपको बताया ना ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, वाटर अट्रैक्टिंग फोर्स। तो ये पानी ये इस खून के अंदर पानी को जो खींचने वाली कुव्वत है ना उसको मेंटेन करके रखती है जिसकी वजह से ब्लड के अंदर पानी का वॉल्यूम जो है वो मेंटेन रहता है। तो स्टूडेंट्स आपने इसको भी जो है वो अच्छी तरह से याद रखना है। अब स्टूडेंट्स बात आती है 1% अदर सब्सटेंसेस की। ठीक है, अब देखें वाटर मैंने आपको बताया, वाटर क्लियर है, ये तो सिंपल है। प्रोटीन्स को हमने देख लिया। 1% अदर सब्सटेंसेस के अंदर कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं। तो 1% अदर सब्सटेंसेस के अंदर स्टूडेंट्स हम सबसे पहले जो है वो सॉल्ट्स को देखेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सॉल्ट्स के हवाले से आपके बुक में लिखा हुआ है कि जो इंपॉर्टेंट प्लाज्मा सॉल्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, सोडियम है, क्लोराइड है और बायकार्बोनेट आयंस हैं। अब स्टूडेंट सोडियम जो है आपको आप इस तरह से याद रखें कि जो नमक हम खाते हैं जिसको टेबल सॉल्ट कहते हैं उसका फार्मूला क्या होता है, सोडियम और क्लोराइड। ठीक है, NaCl। तो स्टूडेंट सोडियम और क्लोराइड जो हैं ये हमारी बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं। अब स्टूडेंट सोडियम क्लोराइड इकट्ठा नहीं होता है, ये अलग अलग पाया जाता है। ठीक है, सोडियम आयन अलग हो जाता है, क्लोराइड आयन अलग हो जाता है। इसके अलावा बायकार्बोनेट आयंस, स्टूडेंट्स बायकार्बोनेट आयंस कहते हैं HCO3-1, इसे हम बाइकार्बोनेट आयन का नाम देते हैं। तो जो अहम प्लाज्मा के अंदर सॉल्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले है सोडियम, उसके बाद है स्टूडेंट्स क्लोराइड और उसके बाद क्या है, बाइकार्बोनेट आयंस। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं जो कि ब्लड प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं दूसरे, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, पोटेशियम है और जिंक है। तो स्टूडेंट्स आप इसको ऐसे याद रखें, कॉपर जो है इसको Cu से रिप्रेजेंट करते हैं, जिंक को जो है वो Zn से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ही है। तो स्टूडेंट्स अब ये आपका बन जाएगा कजन, CuZn क्या बन जाएगा, कजन बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखें पोटेशियम जो है इसको K से रिप्रेजेंट करते हैं, कैल्शियम को Ca से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें Ca से कैल्शियम और K से पोटेशियम, तो कजन, और आगे बन जाएगा आपका केक और उसके बाद आखिर में रह जाएगा Mg। Mg मैग्नीशियम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपका ये निमोनिक बन गया कजन केक मज।
ठीक है, तो आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं स्टूडेंट्स, वो सोडियम है, क्लोराइड है और बाइकार्बोनेट आयंस हैं। इनके अलावा कजन केक मज, कजन केक मज से क्या मुराद है? सी से कॉपर, Zn से जिंक, सी से कैल्शियम, उसके बाद स्टूडेंट्स के से पोटेशियम और Mg से मैग्नीशियम। तो आपने इनको जो है वो इस तरह से निमोनिक की शक्ल में इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स 1% अदर सब्सटेंसेस के अंदर जो है वो न्यूट्रिएंट्स आते हैं, वेस्ट आते हैं और हार्मोन्स आते हैं। अब स्टूडेंट्स ये वही चीज़ें हैं जो कि हमने फंक्शंस ऑफ ब्लड के अंदर देखी थी। मैंने आपको ये फंक्शंस ऑफ ब्लड के अंदर भी बताई थी। न्यूट्रिएंट्स देखें यहाँ पे, प्लाज्मा कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स, प्लाज्मा के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं मैंने आपको बताया था, ये वो चीज़ें होती हैं जो कि हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए, रिपेयर के लिए और मेंटेनेंस के लिए लाजमी हैं। तो स्टूडेंट्स प्लाज्मा के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स की वो मिसाल देता है जैसे कि ग्लूकोज हो गया, लिपिड्स हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया, ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये ब्लड के अंदर दाखिल होते हैं, कहाँ से? डाइजेस्टिव सिस्टम से दाखिल होते हैं। ठीक है, अब इनकी एब्जॉर्प्शन कैसे होती है ये हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो है उसको डिटेल से कवर कर लिया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो जो कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से अब्जॉर्ब होते हैं, तो ये जब अब्जॉर्ब होते हैं ब्लड के अंदर तो ब्लड जो है वो इन न्यूट्रिएंट्स को सारी बॉडी के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है। इसके बाद स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट है वो है वेस्ट। आपको पता है कि हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर वेस्ट मटेरियल्स भी बनते हैं। जब उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो उन वेस्ट मटेरियल्स को किडनीज के पास लेके जाना ताकि उनको बॉडी से बाहर निकाला जा सके, ये भी काम कौन करता है? जाहिर सी बात है ब्लड करता है। और ये जो वेस्ट हैं ये ब्लड के प्लाज्मा के अंदर मौजूद होंगे। ठीक है, और प्लाज्मा के कौन से हिस्से के अंदर आते हैं? ये 1% अदर सब्सटेंसेस जो है उसके अंदर चीजें आती हैं। ठीक है, तो द वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा। वो वेस्ट जो कि सेल्स प्रोड्यूस करते हैं वो भी प्लाज्मा के अंदर आता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हार्मोन्स, ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, हार्मोन्स जो हैं वो ऐसे केमिकल्स हैं जिनको कौन रिलीज करते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज करते हैं। अब देखिए नाम आ गया ना एंडोक्राइन ग्लैंड्स का, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं इसकी डिटेल हम चैप्टर नंबर 5 के अंदर देखेंगे। तो अभी सिर्फ आपने नाम याद रखना है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड से कुछ केमिकल्स निकलते हैं जो कि पैगाम को लेके जाते हैं, उनको कहते हैं हार्मोन्स। उन केमिकल्स को क्या कहते हैं? हार्मोन्स। और जिस जगह से ये निकलते हैं उनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हार्मोन्स जो एंडोक्राइन ग्लैंड से खारिज होते हैं उनको भी कौन लेके जाता है? ब्लड प्लाज्मा लेके जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ से जो है वो आप इस पिक्चर से इसको दोबारा से अच्छे अंदाज से समझ सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स सबसे जो लास्ट है, लास्ट कंपोनेंट है ब्लड प्लाज्मा का, वो है रेस्पिरेटरी गैसेस। अब स्टूडेंट्स ये भी 1% अदर सब्सटेंसेस के अंदर आते हैं। प्लाज्मा के अंदर मैंने आपको बताया था ना 90 to 92% वाटर है, 7 to 9% प्रोटीन्स हैं और 1% अदर सब्सटेंसेस। 1% अदर सब्सटेंसेस के अंदर हमने सॉल्ट्स को देख लिया, हमने न्यूट्रिएंट्स को देख लिया, वेस्ट को देख लिया, हार्मोन्स को देख लिया। अब हमने रेस्पिरेटरी गैसेस को जो है वो देखना है। अब स्टूडेंट्स रेस्पिरेटरी गैसेस जो है, आप ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ कर आए हैं तो आपको फौरन से पता चल जाना चाहिए कि रेस्पिरेटरी गैसेस से मुराद ऐसी गैसेस हैं जो कि रेस्पिरेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। और ये गैसेस दो हैं, एक है ऑक्सीजन और एक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। इन दोनों गैसेस को मिला के हम रेस्पिरेटरी गैसेस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स अब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इनका कुछ हिस्सा जो है वो ब्लड प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व होके जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो रेस्पिरेटरी गैसेस हैं ये भी ब्लड प्लाज्मा के अंदर मौजूद होती हैं। तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल बताऊं तो ऑक्सीजन जो है ना स्टूडेंट्स, इसकी ट्रांसपोर्ट हमारी बॉडी में दो तरह से होती है। 98.5% जो ऑक्सीजन है वो रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक प्रोटीन मौजूद होती है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसकी डिटेल जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। आपने 9th क्लास के अंदर जो है ये पढ़ा हुआ है, 9th क्लास चैप्टर नंबर 3 के अंदर रेड ब्लड सेल्स हैं। रेड ब्लड सेल्स के अंदर स्टूडेंट्स एक प्रोटीन होती है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करती है और फिर उसको सारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करती है। तो 98.5% जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन की शक्ल में मुंतकिल होती है, जबकि बाकी बच जाने वाली 1.5% ऑक्सीजन जो है वो ब्लड प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व होके जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है। तो स्टूडेंट्स अब ये वाली जो 1.5% ऑक्सीजन जो है ना ये ब्लड प्लाज्मा का हिस्सा है। ठीक है, इसी तरह अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड देखें ना स्टूडेंट्स तो आपने इसको जो है वो अपने रजिस्टर के ऊपर नोट कर लेना है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है स्टूडेंट्स ये 3 तरह से ट्रांसपोर्ट होती है। 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाइकार्बोनेट आयंस की शक्ल में ट्रांसपोर्ट होती है। बाइकार्बोनेट आयंस की शक्ल में कैसे स्टूडेंट्स? यहाँ पे देखें, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर अटैच होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिलकर जो है वो एक एसिड बनाते हैं, इसको कहते हैं कार्बोनिक एसिड। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? H2CO3। H2CO3 का मतलब होता है कार्बोनिक एसिड। अब स्टूडेंट्स एसिड की प्रॉपर्टी होती है कि वो हाइड्रोजन आयन को लॉस कर देते हैं। अब जहाँ जैसे यहाँ पे कार्बोनिक एसिड जो है वो ब्रेक होता है तो बाइकार्बोनेट आयन अलग हो जाता है। बाइकार्बोनेट आयन मैंने आपको बताया था HCO3-1 और यहाँ पे हाइड्रोजन आयन जो है ये सेपरेट
हो जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बाइकार्बोनेट आयन अलग हो गया, हाइड्रोजन आयन जो है वो सेपरेट हो गया। अब ये वाला जो बाइकार्बोनेट आयन है ना स्टूडेंट्स, ये हमारे ब्लड के अंदर जो है वो किसको कैरी करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाता है। इसी वजह से जब हमने सॉल्ट्स को डिस्कस किया था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि सोडियम और क्लोराइड के अलावा जो इंपॉर्टेंट सॉल्ट है ब्लड प्लाज्मा के अंदर वो क्या है, वो बाइकार्बोनेट आयन है। और ये बाइकार्बोनेट आयन क्या करता है, ये 70% कार्बन डाइऑक्साइड की हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करवाता है। उसके बाद फ्रेंड्स 20 to 23%, 20 से 23% के करीब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होकर ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि हीमोग्लोबिन जो है वो सिर्फ ऑक्सीजन ही को नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने का काम भी करती है। लेकिन अलबत्ता हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर ऑक्सीजन को अटैच करती है और लेस क्वांटिटी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को अटैच करती है। तो तकरीबन 20 to 23% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन के जरिए मुंतकिल होती है और 5 to 7%, 5 से 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड प्लाज्मा के अंदर हल होकर जो है वो बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है। तो स्टूडेंट्स अब ये वाला जो 1.5% ऑक्सीजन और ये 5 to 7% कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ब्लड प्लाज्मा का हिस्सा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे आप इसको थ्योरी से देख सकते हैं, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा। अब बहुत थोड़ी मिकदार के अंदर जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है ये प्लाज्मा के अंदर हल हो जाते हैं। अब कितनी, सबसे पहले ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन देखें। ऑक्सीजन इज मेनली कैरिड बाय रेड ब्लड सेल्स। ऑक्सीजन जो है इनको बड़े पैमाने पे कौन लेके जाता है, रेड ब्लड सेल्स लेके जाते हैं। रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन होती है और 98.5% ऑक्सीजन जो है उसको हीमोग्लोबिन लेके जाती है, ठीक है। जबकि बाकी बच जाने वाली 1.5% ऑक्सीजन है ये ब्लड प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व होकर जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है। उसके बाद स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड देखें, सिमिलरली वो कहता है इसी तरह से 5 to 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको कैरी किया जाता है प्लाज्मा के अंदर हल करके, ठीक है। 5 to 7% कार्बन डाइऑक्साइड को प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व करके कैरी किया जाता है। जबकि मोस्टली ज्यादातर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाइकार्बोनेट आयंस के शक्ल में ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब मैंने आपको बता दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड 3 तरह से ट्रांसपोर्ट होती है, तो आपको तीनों का तरीका जो है वो तीनों का नाम पता होना चाहिए और कितने कितने परसेंट होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। इनमें से ये वाली परसेंटेजेस आपकी बुक के अंदर गिवन है तो ये आपको बहुत अच्छी तरह एमसीक्यूज के लिए जो है वो याद होनी चाहिए। बाकी आपने जनरल नॉलेज के लिए जो है वो याद रखनी है। अब मैं दोबारा आपको बता देता हूँ बाइकार्बोनेट आयंस कैसे बनते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिलते हैं तो इनके मिलने से कार्बोनिक एसिड बनता है। एसिड की प्रॉपर्टी होती है कि वो फौरन से हाइड्रोजन आयन को लॉस करता है। जैसे ही हाइड्रोजन को लॉस करेगा तो बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स ये जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं, अब जब ये बॉडी सेल्स के लेवल पे बनते हैं और जब ये लंग्स के पास पहुंचते हैं तो स्टूडेंट्स अब ये रिएक्शन उल्ट होता है। दोबारा से हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयंस मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। कार्बोनिक एसिड टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है ना ये फिर ब्लड से जो है वो डिफ्यूज करके एल्वोलाई के अंदर आ जाती है और जब वो एल्वोलाई के अंदर आती है तो फिर एक्सलेशन के जरिए जब हम सांस को बाहर निकालते हैं तो वो बॉडी से बाहर मुंतकिल हो जाती है। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट होती है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको जो है वो ब्लड प्लाज्मा बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही डिटेल फेस से जो है वो कवर हो गया होगा। अगर इस हवाले से आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।